नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में अनवरत हमारा अध्ययन क्रम जो जारी है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज को एक बार मैं आज आपको ले चलता हूँ हमारे इकाई 2 जो चल रही है। इकाई 2 में अध्याय 5 और अध्याय 6 को हम पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा समझ के आगे बढ़ना है। अब हमारा जो इकाई 2 है जो 9 अंक की है, और इसमें हमारा जो अगला चैप्टर आ रहा है वो है अध्याय नंबर 7। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अध्याय नंबर 7 जो है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। अब अगले चैप्टर में आपने पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण की क्रिया को समझ लिया है, अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा, साथ ही उसको नोट करके आपने इसको अध्ययन भी बार बार किया होगा। अब यहाँ पर जो अगला चैप्टर आ रहा है 7वां वाष्पोत्सर्जन, बहुत ही सरल चैप्टर है। इससे पहले भी आपने देखा था रसारोहण में केवल जाइलम की जो भूमिका होती है वो जल को जमीन के अंदर से ऊपर तक ले जाने का कार्य। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जब आपने अगले चैप्टर में देखा, जल इस प्रकार से आगे बढ़ता है और पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में उस प्लांट से बाहर निकलता है, तो वही वाष्पोत्सर्जन है और जिसे आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत ही सरल चैप्टर, इसको एक बार अगर ध्यान से पढ़ लेना तो निश्चित तौर पर आप उसको नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो जहाँ जो बिंदु आ रहा है इसको हम शुरू करेंगे, वो है वाष्पोत्सर्जन। यानी कि यहाँ पर देखें वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं अच्छे से आप जानते हैं। वाष्प मतलब जल जो है वो वाष्प के रूप में पादपों से बाहर निकलता है, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो छोटी से छोटी क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है, एक जो पौधा है, जो प्लांट है, उस पूरे प्लांट में वाष्पोत्सर्जन के जितने भी वायु भाग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है मूल तंत्र जो जमीन के अंदर होता है, 11th में आपने पढ़ा, और जमीन के ऊपर वाले जितने भी भाग हैं वो सब वायु भाग कहलाते हैं। तो वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में उस पौधे से बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अब वायु भाग में जैसे तने से लगाकर शाखाएं, पत्तियां, फल फूल सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस बात को पूरा देखेंगे, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। यानी कि उस प्लांट के वायु भाग में बहुत सारे जो अंग हैं जिनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है, इस क्रिया को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आपके बुक में बहुत ही सिंपल सी बात समझा रखी है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने हैं। ये तो एक छोटी सी परिभाषा कि जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन है। तो यहाँ पर है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने हैं। तो आपके बुक में जो है 3 प्रकार इसके दिए रखे हैं। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये 3 प्रकार के जो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार दे रखे हैं, तो इन्हीं तीनों की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही सरल और सूक्ष्म अध्ययन है। आराम से आप इसको पढ़ें, समझ में आ जाएगा। अब आता है आपकी पहला जो पॉइंट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब सीधी सी बात है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जो है पादपों में पत्तियों के द्वारा होता है। बहुत ही सरल है। अब आपका दिमाग जो है चलेगा कि पत्तियों में ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके द्वारा जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, उसमें स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं। पत्ती जो होती है उसकी संरचना को आपने 11th में भी देखा है और अभी भी 12th में आप देख पा रहे हैं। तो पत्ती जो होती है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंध्र होते हैं, जिनकी संख्या 100 से कहीं अधिक होती है। जो एक पत्ती की संरचना की हम बात करें तो यहाँ पर रंध्रीय यानी कि सबसे पहले समझना, पत्तियों के ऊपर रंध्र होते हैं जिनके माध्यम से जल जो है वाष्प बन के बाहर निकलता रहता है। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन
अब यहाँ पर इस पत्ती अगर देखें, इसकी संरचना आपने 11th में आराम से ऐसी बना के रखी, सिंपल सी जो पत्ती का एक चित्र आपने यहाँ बना लिया है। अब एक तो होता है पत्ती का ऊपर का भाग, एक होता है पत्ती का निचला स्तर। तो यहाँ पर आप देखें दोनों भाग जो होते हैं, ऊपरी भाग, ऊपरी सतह और निचली सतह, दो सतहें जो पत्तियों में होती है, जिसे आप आराम से किसी भी पादप की पत्ती को लेकर आप देख पाते हैं। तो ये एक पत्ती की सामान्य संरचना, जिसके ऊपरी सतह और निचली सतह पर रंध्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जल जो है वाष्प बन के बाहर निकलता रहता है। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्ती के ऊपर स्थित रंध्रों के द्वारा जो जल वाष्प के रूप में निकलता है, उसका प्रतिशत है 50 से लगाकर 97 यानी कि 97% जल जो है वाष्प के रूप में रंध्र के माध्यम से निकलता है, जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है पत्तियों में उपस्थित रंध्र और पत्ती प्लस रंध्र की संरचना आपको आनी चाहिए, यानी कि पत्तियों में उपस्थित रंध्र के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में निकलना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है, जिसका प्रतिशत मैंने आपको बता दिया है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको एक तो पत्ती की संरचना जो आपने 11th में अच्छे से देखा है, आपने 11th में प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे डायग्राम आपने बनाए, एक बीजपत्री पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती। तो यहाँ पर आपने इस संरचना को अच्छे से देखा है। साथ में रंध्र की संरचना भी आपने बना रखी थी 11th में। अगर आप देखें तो एक पत्ती की संरचना जो है आपने 11th में इस प्रकार से जो है बाईं त्वचा, इसके बाद यहाँ पर आपने इस प्रकार से निचली जो त्वचा है, यहाँ पर आप देखें इस प्रकार से एक गैप आपने बना के रखा था, इसको देखें आप लोग। और यहाँ पर आपने लिखा था रंध्र की संरचना, इसके बीच में यहाँ पर सवर्ण बंडल होते हैं जिसे आपने बनाया था। इसके बाद की जो संरचना है, जिस प्रकार से यहाँ ये सवर्ण बंडल जो है वो जुड़े होते हैं, इसके बाद बीच में मृदुतक वगैरह जो कोशिका है, इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर बना के रखा था। तो यहाँ पर अब पत्तियों के ऊपर रंध्र जो आपकी एक सतह पर यहाँ बता रखा है रंध्र, तो पत्ती की संरचना और रंध्र। अब यहाँ पर आपने जो लिखा था कि ये रंध्र जो है इसकी संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पत्ती के ऊपर जो रंध्र है, अब रंध्र के एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। एक में लिखा है खुला हुआ रंध्र, दूसरा लिखा है बंद प्रकार का रंध्र। ये छोटे से जो डायग्राम है या आपने कक्षा 10 में भी बना के रखे हैं, कक्षा 11 में भी बना के रखे हैं। यानी कि रंध्र की संरचना कैसी होगी, ये पत्ती की आंतरिक संरचना को आपने 11th में देखा, अब एक बार पुनः मैंने सरल डायग्राम के रूप में बताया है। अब यहाँ पर आपने देखा था रंध्र, ऐसा आपने यहाँ लिखा कि इस रंध्र की संरचना कैसी है, तो ये सिंपल से दो मैंने खुले और बंद रंध्र को यहाँ बता रखा है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो भाग है, जब इस प्रकार से देखें, इसके बाहर की कोशिकाएं जिसे हम द्वार कोशिकाएं कहती हैं, जब खुली होती हैं, यानी इसमें खुला हुआ भाग, और इधर बंद वाले भाग में आप देखें किस प्रकार से दोनों स्पीड यानी दबे हुए भाग स्लग जैसे द्वार कोशिकाएं, तो खुला हुआ रंध्र और बंद रंध्र दोनों और द्वार कोशिकाएं, और साथ में ये सहायक जो कोशिकाएं होती हैं रंध्र के चारों ओर, ये सहायक कोशिकाएं हो गई, और ये हो गया द्वार कोशिकाएं। फूलना रंध्र खुलेगा, सिकुड़ना रंध्र बंद होगा। साथ में गैसों का विनिमय भी इन्हीं के माध्यम से होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पत्ती की सामान्य संरचना को आपने देखा, पत्ती की आंतरिक संरचना को आपने देखा, और उसमें उपस्थित रंध्र जो है जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है, जिसमें द्वार कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होती हैं, तो ये आपने देखा। अब आता है पत्तियों में उपस्थित रंध्र की संरचना होगी, सिंपल सी बात है जिसे आप नोट्स में बनाएंगे, रंध्र की उपस्थिति। अब ये जो रंध्र है वो पत्तियों में होता है, तो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर भी ध्यान रखें, पत्ती की सामान्य संरचना, आंतरिक संरचना, रंध्र को देखा आपने। अब रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो होती हैं
वो 3 प्रकार की रंध्र की उपस्थिति के आधार पर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर तीनों के नाम मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर देखिए अधोरंध्री, अधो यानी कि पत्ती की निचली सतह पर यदि रंध्र होते हैं तो उसे हम अधोरंध्री पत्ती भी कहते हैं। और रंध्र कहाँ होते हैं? पत्ती की निचली सतह पर। आपको ध्यान रखना है। इसमें उदाहरण जैसे सेब है, इसे सेब प्रकार भी कह सकते हैं। दूसरा है उभयरंध्री, उभय का मतलब दोनों, यानी कि एक पत्ती के निचले भाग में, एक पत्ती के ऊपरी सतह पर, यानी कि दोनों सतह पर जब रंध्र उपस्थित होते हैं तो ऐसी पत्ती को हम उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार इसका दे रखा है अधिरंध्री, अधि का मतलब ऊपर भाग और अधो का मतलब निचली। तो अधिरंध्री पत्ती के ऊपरी भाग में जब रंध्र की उपस्थिति होती है तो इसे अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। जब निचली सतह पर होता है तो अधोरंध्री कहते हैं। अब जब दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं तो इसे उभयरंध्री पत्ती भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रंध्र की उपस्थिति के आधार पर ये पत्तियां जो है वो 3 प्रकार की हो जाती है। इसके बाद रंध्र की संरचना होगी। तो रंध्र की संरचना अभी मैं आपको बता चुका हूँ। द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं तो ये रंध्र खुल जाता है, जिसे हम खुला रंध्र कहते हैं। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो इसे हम बंद प्रकार का रंध्र कहते हैं। तो यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्र पत्तियों की एक सतह या दोनों सतह पर हो सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसका जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक 97% जो है इन्हीं के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। अब यहाँ पर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को आपने देखा है, बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। आप इसे ध्यान रखें, अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो बड़े सरल रूप में आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा इसका जो प्रकार दे रखा है यहाँ पर उपत्वचीय। यहाँ पर आप देखें इसका मेन मोटो ध्यान रखें आप लोग, मरुद्भिद पादप। यहाँ पर ध्यान रखें मरुद्भिद जैसे रेगिस्तान वगैरह में उगने वाले प्लांट्स, इनकी पत्तियां जो होती हैं इनके ऊपर उपत्वचा का आवरण होता है। यानी कि पत्तियां जो होती हैं इनके ऊपर भी एक विशेष उपत्वचीय जो है जिसका कवच होता है, जिसे हम कह सकते हैं। इसमें से कुछ ही भाग खाली होता है जहां पर इसका आवरण नहीं होता है, तो उस भाग से उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो है 8 से 10% ही होता है, क्योंकि वहां पर वैसे ही जल की कमी होती है। और जल की कमी वाले भाग में मरुद्भिद जो पादप होते हैं जिनकी पत्तियों के ऊपर एक प्रकार का आवरण जिसे उपत्वचीय आवरण कहते हैं, और इस प्रकार से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिशत है वो मात्र 8 से 10% ही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ये बहुत ही सरल है क्योंकि इनके ऊपर वैसे ही उपत्वचा यानी कि कवच होता है जिसे हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर आप देखें कुछ ऐसे तने, काष्ठी तने या कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनके ऊपर एक प्रकार के छिद्र होते हैं जिसे हम वातरंध्र कहते हैं। जिस प्रकार पत्तियों में रंध्र होते हैं इसी प्रकार तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है जिसे हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसका बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.8% से भी कम जल जो है इन वातरंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है जिसे हम लोग वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि बहुत ही सरल भाग ये आज जो आप देख रहे हैं इसको वाष्पोत्सर्जन का, बहुत ही इजी है। अब इसको यदि एक बार बड़े ध्यान से पढ़ें तो निश्चित तौर पर ये आप इसको समझ सकते हैं। मेन बातें मैंने आपको बताई, इसका डिटेल रूप जो है और आपको मैं नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझें, इसको लिखें और लिखकर एक बार जरूर आप इसको पढ़ें और निरंतर इसका क्रम आप जारी रखें। तो बहुत ही आपका 9 में से 9 अंक जो आप देख रहे हैं आराम से आप इसको सरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन जल का वाष्प रूप में निकलना, किसके द्वारा? रंध्र, वातरंध्र या काष्ठीय
जो भाग आते हैं, जो वायु भाग होते हैं, उनके माध्यम से। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या इसके स्ट्रक्चर है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही सरल है। निरंतर आप अपना क्रम जारी रखें। धन्यवाद।